अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिक हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट। तो अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स इसके देखें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू एलिमिनेट और रिड्यूस एनी etiological फैक्टर। कोई भी ऐसी वजह जिसे क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो सकता है उसे या तो हम खत्म ही करने की कोशिश करेंगे या उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज हम डिक्रीज करेंगे वर्कलोड ऑफ हार्ट को। कैसे? बाय रिड्यूसिंग आफ्टर लोड एंड प्री लोड। जो ही हमने इस पे फोकस किया, हमने आफ्टर लोड और प्री लोड को डिक्रीज किया, उससे वर्कलोड ऑफ हार्ट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फॉर द क्रॉनिक हार्ट फेलियर, एंड नेक्स्ट इज टू डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट। तो अगर हम आगे अब इसके चलें तो इसका जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करता है। नंबर 1, providing general counseling and education about sodium restriction। ये मैं आगे आपको बोलूंगी कि हम क्यों पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आप सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट ले लो। तो इस चीज के लिए हम एक तो उसको काउंसल करते हैं प्लस एजुकेट करते हैं कि आपने जी सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेना है, सोडियम जिसमें कम हो। नेक्स्ट, हम एनकरेज करेंगे पेशेंट को फॉर रेगुलर एक्सरसाइजेस। क्लियर? नेक्स्ट, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे फॉर द अवॉइडेंस ऑफ excessive fluid or alcohol intake and smoking। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपने जी अवॉइड करना है एक्सेसिव फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड इनटेक प्लस अल्कोहल इनटेक प्लस स्मोकिंग को आपने रेस्ट्रिक्ट करना है। तो अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो इससे हम मैनेज कर पाएंगे क्रॉनिक हार्ट फेलियर को। ठीक है, अब इनको छोड़ के हम मेडिकेशंस भी देते हैं, मगर जो भी हम मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हार्ट फेलियर, वो बेस्ड, उसकी जो बुनियाद है वो हम पेशेंट के टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर पे डिटेक्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ मेडिकेशन हम प्रेस्क्राइब करते हैं, हम देखते हैं पेशेंट का कौन सा टाइप ऑफ हार्ट फेलियर है और कितनी सीवियरिटी है उस हार्ट फेलियर की, उस बुनियाद पे हम उसको मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। अब जो मेडिकेशंस हम देते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर में उसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताऊं। नंबर 1 इज angiotensin second receptor blockers। angiotensin receptor blockers जिनको हम ARBs भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलसर्टन है, लोसर्टन है, एक्सेट्रा। तो क्या फंक्शन होता है इस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का? ये मेडिकेशंस जो हम पेशेंट में देते हैं ये ब्लॉक करते हैं इफेक्ट एक सबस्टेंस का जिसे हम एंजियोटेंसिन सेकेंड कहते हैं। असल
असल में इस एंजियोटेंसिन सेकंड का फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है। जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ड्यू टू द एंजियोटेंसिन सेकंड, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अब हमने ये वेलसेटिन या लोसेटिन या एंजियोटेंसिन सेकंड ही बोलो, इन ओवरऑल हमने जो ही ये रिसेप्टर ब्लॉकर्स पेशेंट में दे दिए, तो ये क्या करते हैं पेशेंट की बॉडी में, दीज ARBs हेल्प इन एक्सपैंडिंग ब्लड वेसल्स। क्या हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं। जो ही ये ब्लड वेसल्स जो है एक्सपैंड हो जाते हैं, उससे BP कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, एंड हार्ट एंड ईजियर फॉर हार्ट टू पंप कौन सा ब्लड जो भी सर्कुलेट हो रहा है। क्लियर, मैं रिपीट करूं आपके लिए, जो हम एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं पेशेंट में, फॉर एग्जांपल वेलसेटिन है या लोसेटिन है, तो असल में अगर हम देखें एंजियोटेंसिन का फंक्शन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है। जो ही ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं उससे BP इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो अब इन एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स का फंक्शन क्या होता है, ये इसी एंजियोटेंसिन सेकंड को ब्लॉक कर देते हैं। जो ही ये ब्लॉक हो जाते हैं वहां पे क्या होता है, एक्सपैंडिंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो है एक्सपैंड हो जाते हैं, उस वजह से BP कम हो जाता है और हार्ट पे सहूलियत हो जाती है टू पंप। नंबर 2, हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बिडोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल एटसेट्रा। तो इनका फंक्शन होता है, दे रिड्यूस द मोर्टेलिटी इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर। ठीक है, ये मोर्टेलिटी किससे वजूद में आई होती है, ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है उससे मोर्टेलिटी हो जाती है इन द CHF। तो ये क्या करता है, इसी मोर्टेलिटी को ये कम करता है, कौन, बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट, डायूरेटिक्स। तो अगर हम डायूरेटिक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल थायजाइड है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, फॉर एग्जांपल एल्डेक्टोन है। तो फंक्शन क्या होते हैं डायूरेटिक्स का, ये यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जो ही यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है उससे रिमूवल ऑफ एक्सेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड फ्रॉम बॉडी हो जाता है। ठीक है, तो डायूरेटिक्स का फंक्शन है वो यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जो ही यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट फील्स द अर्ज टू यूरिनेट, तो रिमूवल ऑफ एक्सेसिव जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बन गया होता है बॉडी में ड्यू टू द क्रॉनिक हार्ट फेलियर, तो उसका रिमूवल हो जाता है। These were the functions of diuretics. Next, moving forward, हम डिजिटालिस भी देते हैं। एग्जाम्पल डिजॉक्सिन, एलेनोजिन बोलो। तो इससे क्या हो जाता है, जो ही हम ये डिजॉक्सिन पेशेंट में दे देते हैं, इट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन।
जो ही मायोकार्डियल कंट्रैक्शन जो है फोर्स इनका बढ़ जाता है तो उससे कंडक्शन जो है वो कम हो जाता है थ्रू एवी नोड। अब इससे क्या हो जाएगा, जो ही इंक्रीमेंट इन द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन होगा एंड फर्दर उससे क्या होगा, स्लो कंडक्शन हो जाएगा थ्रू द एवी नोड एंड ड्यू टू दिस इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। इट इम्प्रूव्स द contractility and increases left ventricular output। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ गई कंट्रैक्टिलिटी में और जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट है उसमें भी इंक्रीमेंट आ गई। एक तो इसका ये फंक्शन होता है किसका, डिजिटैलिस का, प्लस ये ऑल्सो एक्ट करते हैं या एनहांस करते हैं डायूरेसिस। तो उससे क्या हो जाएगा, जो ही डायूरेसिस हो जाएगा, ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उससे अगेन इट रिमूव्स द फ्लूइड एंड रिलीव्स एडिमा। जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बन रहा है बॉडी में, जब उनका रिमूवल हो जाएगा एंड ऑब्वियसली द एडिमा विल बी रिड्यूस्ड। Next medications are the calcium blockers or calcium channel blockers. For example, Virampril है, Nifedipine है, Diltiazem है। हमें ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं पर्टिकुलरली दोज हम रेस्ट्रिक्ट या दीज आर कंट्रा इंडिकेटेड, हम नहीं दे सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। बट यूज किए जाते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। मैंने पहले ही आपको बोला जो मेडिकेशन है हम पर्टिकुलरली देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ द हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने के वक्त हमें खास ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा टाइप ऑफ हार्ट फेलियर है पेशेंट में। अगर ड्यू टू सिस्टोलिक डिसफंक्शन है देन दीज मेडिकेशंस आर कंट्राइंडिकेटेड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर डायस्टोलिक डिसफंक्शन है तो हम दे सकते हैं। अगर हम अदर मेडिकेशंस की बात करें, अदर मेडिकेशंस में फॉर एग्जांपल एंटीकोगुलेंट्स आते हैं। तब अगर पेशेंट में हिस्ट्री होगी एम्बोलाई की, यू नो व्हाट इज एम्बोलाई, ठीक है, या एम्बोलिक इवेंट बोलो। अगर कभी एम्बुलेंस बन गया है, उसको हिस्ट्री है ऑफ द एम्बोलिक इवेंट, देन वी कैन यूज एंटीकोगुलेंट्स। अब फॉर एग्जांपल कोई अंडरलाइन कॉज है, एंजाइना है, तो हम एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस दे सकते हैं, रूल आउट द अंडरलाइन कॉज। हम NSAIDs भी दे सकते हैं, यू नो व्हाट आर NSAIDs, ठीक है, फॉर एग्जांपल इब्यूप्रोफेन है। तो जो ये इब्यूप्रोफेन है NSAIDs का एग्जाम्पल, ये वाला हम अवॉइड करते हैं। क्यों? ड्यू टू इब्यूप्रोफेन वहां पे इंक्रीमेंट आ जाएगा सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस का। तो जो ही सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होगा उससे डिक्रीज इन रिनल परफ्यूजन हो जाएगा। तो हमें NSAIDs अवॉइड ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो NSAIDs में पर्टिकुलरली अगर इब्यूप्रोफेन की हम बात करें, कि एक एग्जांपल है NSAIDs का,
तो ये हम अवॉइड करते हैं इन द पेशेंट्स who are suffering from chronic heart failure. Why so? Because due to it systemic vascular resistance जो है वो increase हो जाता है, and due to the increment in systemic vascular resistance there is decrease in renal perfusion. Clear? तो अगर हम मैनेजमेंट को अब अलहदा छोड़ें, अगर हम न्यूट्रिशनल थेरेपी की बात करें, तो न्यूट्रिशनल थेरेपी में हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को टू टेक लो सोडियम डाइट. क्यों लो सोडियम डाइट? इट हेल्प्स कीप हाई पीपी एंड इडिमा अंडर कंट्रोल. ठीक है, तो लो सोडियम डाइट जो है ये हेल्प करता है हमें पेशेंट में बीपी और एडिमा को कंट्रोल रखने में. प्लस इट ऑल्सो मेक्स ब्रीदिंग ईजियर. और जो मेन पर्पस होता है फॉर द लो सोडियम डाइट वो ये है टू डिक्रीज the amount of circulating volume. circulating volume को डिक्रीज करना, और उस वजह से क्या होगा, जिससे which would decrease the need of heart to pump that volume. अब लो सोडियम डाइट प्लस हम पेशेंट को बोलेंगे टू अवॉइड इनटेक ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड, इनटेक ऑफ अल्कोहल. ठीक है, स्मोकिंग, उसे हम बोलेंगे आप अवॉइड करने के लिए. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट हाइपोकैलेमिक है, व्हाट इज हाइपोकैलेमिया? जब पोटेशियम का लेवल जो बॉडी में है वो कम हो जाएगा. ठीक है, अगर अब पेशेंट हाइपोकैलेमिक है तो हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे टू टेक द डाइट विच इज इन द इंक्रीज्ड अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम. तो उससे हम हाइपोकैलेमिया को रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये पोटेशियम रिच डाइट्स, फॉर एग्जांपल हम ड्राइड एप्रिकॉट्स बोलेंगे खाने के लिए, बनानास, ठीक है, बीट्स, फिग्स जैसे अब इंजीर कहते हैं, ऑरेंज या टोमेटो जूस बोलेंगे पीने के लिए विच इज रिच इन द पोटेशियम. अब अगर पेशेंट एट द रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया है तो हम जो भी पोटेशियम रिच डाइट है वो हम अवॉइड करेंगे. तो हम पेशेंट को बताएंगे टू अवॉइड द पोटेशियम रिच डाइट्स. ठीक है, एंड या साल्ट प्रोडक्ट्स जो भी हैं, अदर साल्ट प्रोडक्ट्स, उनको हम अवॉइड करेंगे पेशेंट में to prevent him from the risk of hyperkalemia. This was all about the treatment या management of chronic heart failure. Next we will meet in the next lecture, so stay tuned and thank you.